ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग और मस्त चैप्टर है सर। ये चैप्टर से आपकी कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए सर जीएसटी में, क्योंकि ये चैप्टर एग्जेम्पशन आईटीसी सब एक साथ कनेक्टेड है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, कैसे होता है, क्या होता है, कहानी समझना सर। इसी बंद कर दे, ठंडा है वैसे भी। मत कर मत कर मत कर। नहीं, रहने दे, कुछ नहीं होगा। शर्ट खोल दे। ठीक, चलो ध्यान दो। चार्ज ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी में ना टैक्स दो तरीके से लगता है, मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुक के समझना कि कहानी क्या है इसकी। ठीक, जीएसटी में ना टैक्स दो तरीके से चार्ज होता है। एक होता है सर फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। समझो, फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या होता है सर? सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किया। ठीक, रेसिपिएंट को बोला भाई तू टैक्स मुझे दे, मैं जाके किसको दूंगा? गवर्नमेंट को। वो होता है फॉरवर्ड चार्ज। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग मुझे फीस दो, फीस के साथ जीएसटी दो। मैं आप लोगों से फीस के साथ जीएसटी लिया और गवर्नमेंट को जाके जमा किया। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। एक होता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वो होता है सर जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई किया, पर यहां पर रेसिपिएंट सप्लायर को जीएसटी नहीं पे करता, तो इस केस में रेसिपिएंट खुद जाता है और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आता है। तो सर ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी कब होती होगी? ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी तब होती है जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो सप्लायर है वो छोटा आदमी है, रेसिपिएंट बड़ा आदमी है। छोटे आदमी से हम जीएसटी का काम नहीं करवाएंगे, नहीं तो वो मर जाएगा। बड़े आदमी से जीएसटी का काम कराएंगे। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, समझना। एलआईसी जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या एलआईसी जो अपनी पॉलिसी बेचती है अपने एजेंट्स के थ्रू बेचती है? यस, एजेंट्स के थ्रू बेचती है। तो एजेंट जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं सर्विसेज किसको? एलआईसी को। ये समझ आया? एजेंट सप्लाई करते हैं सर्विसेज किसको? एलआईसी को। अब आप मेरे को ये बताओ, एजेंट बड़ा है कि एलआईसी बड़ी है? एलआईसी। आंख बंद करके एलआईसी बड़ी है। नॉर्मली देखा जाता तो एजेंट है सप्लायर, एलआईसी है रेसिपिएंट। सप्लायर एजेंट था तो सप्लायर सर्विस प्रोवाइड किया, एलआईसी को बोलता भाई सुनो, तुम मुझे टैक्स का पैसा दो और तुम मुझे पैसे दो। तुम जो मुझे टैक्स का पैसा दोगे वो मैं जाके गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। बट आप समझो, ऐसे में तो ये एजेंट छोटा आदमी है ना सर। इस छोटे आदमी पे तो आप बर्डन डाल दोगे कि ये आदमी जीएसटी कलेक्ट करे, सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करे। छोटा सा आदमी है, इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो इसको? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं। इस केस में सरकार ने बोला भाई हम एजेंट को बोलते हैं तुम जीएसटी मत दो, हम एलआईसी से जाके जीएसटी लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, एलआईसी जो है अपने एजेंट को जीएसटी का पैसा नहीं देती, उसको उसकी सिर्फ सर्विस का पैसा दे देती है, और जो टैक्स का पैसा रहता है वो एलआईसी खुद जाके गवर्नमेंट को जमा करती है। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि एलआईसी बड़ी है सर, एजेंट छोटा आदमी है। छोटे आदमी पे प्रेशर मत डाल, छोटे आदमी को परेशान मत करो सर। समझ आई बात? बैठे दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? तो दो चीजें होती है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। कभी कोई पूछे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोलना सिंपल है सर। फॉरवर्ड चार्ज वो होता है सर जहां पर सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, रिसिपिएंट को बोलता है ला भाई तू मुझे पैसा दे और टैक्स का भी पैसा दे, मैं जाके गवर्नमेंट को जमा करूंगा। समझ आया? तो सप्लायर अगर जमा करता है तो फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज वो होता है सर जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट को पैसा देता है, सॉरी, सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस देता है या गुड्स देता है, और रेसिपिएंट को ये बोलता है कि भैया इस बार मेरी जिम्मेदारी नहीं है टैक्स जमा करना। किसकी जिम्मेदारी है? रेसिपिएंट की। यहां पर रेसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता है, सप्लायर जमा नहीं करता है सर, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड, रिवर्स। समझ आया?
क्लियर हुआ सबको? ये बैठा दिमाग में। फॉरवर्ड रिवर्स क्या है सर? रिवर्स चार्ज क्यों लेके आए? क्योंकि सरकार बोली छोटे लोगों से हम टैक्स की बातें नहीं करेंगे। आप समझो ना, ये एजेंट मर जाएगा बेचारा। क्यों सर? अगर आप इससे बात करोगे जीएसटी की, तो ये बंदे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के लिए सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा। इतना बेचारा एजेंट कमाता ही नहीं है जितना कि आप उसे परेशान कर दोगे जीएसटी में। तो सरकार बोली मत परेशान करो एजेंट को, मर जाएगा वो बेचारा। एलआईसी बड़ी है, एलआईसी बहुत बड़ी है, एलआईसी का टर्नओवर 20 लाख से आराम से ज्यादा है। एलआईसी को पकड़ते ना अपन, एलआईसी देगा। समझ आया? क्लियर हुआ? चार्ज फॉरवर्ड और रिवर्स क्लियर हुआ? तो फॉरवर्ड में कौन क्या करता है? सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को जमा करता है, दिस इज फॉरवर्ड। रिवर्स क्या होता है सर? रेसिपिएंट खुद जाके गवर्नमेंट को जमा करता है। सर है समझ? क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, अब आओ चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या था? सप्लाई, ये तो सबको पता है। सर अगर एक स्टेट के अंदर हो इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, तो सरकार बोलती है सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और अगर यूनियन टेरिटरी हो तो यूटीजीएसटी लगता है। सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई किए तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। समझ आया? कोई भी सप्लाई इंटर है कि इंट्रा है, ये कैसे पता चलेगा सर? सर हम इसके बेसिस में डिसाइड करते हैं कि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सर एक आध एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो वर्धमान सर की शादी थी, ठीक है। अब वर्धमान सर की शादी थी तो वर्धमान सर ना इंटीरियर वाले को, जो इवेंट वाले होते हैं ना, इवेंट वाले को बुलाए, ठीक है। वर्धमान सर इवेंट वाले को बुलाए। अब पहले बात है इवेंट वाला कहाँ का है? एक बार के लिए मान लो इवेंट वाला रायपुर का है, ठीक है। तो इवेंट वाला रायपुर का था। अब मैं उसको बोला सुनो भैया, रायपुर में सिब्बल फार्म सिब्बल ग्रीन्स है, वहां पर मेरा इवेंट करवाना है शादी का। वो बोला करवा देंगे। तो सप्लायर कहाँ का है? रायपुर का। सर कहाँ पर सप्लाई कर रहे सर्विस? रायपुर में। तो सरकार बोलती है ये इंट्रा स्टेट है, और इंट्रा स्टेट है मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मान लो इवेंट वाला जो है वो यहाँ का नहीं, मुंबई का है, और इवेंट कहाँ पर हो रहा है? रायपुर में। तो सरकार बोली इस केस में दोनों अलग अलग जगह चले गए, सप्लायर दूसरी जगह का हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी जगह का हो गया। तो सरकार क्या बोली? उस केस में क्या हो जाएगा? ये इंटर स्टेट। समझ आया? बैठा है दिमाग में? लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, हमेशा ऐसे चेक करना, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वर्धमान सर रायपुर में बैठ के दिल्ली के भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, रायपुर में बैठ के आसाम के भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो वर्धमान सर रायपुर में, सप्लाई कहां कर रहे हैं सर्विस? दिल्ली में, तो फिर आईजीएसटी। और अगर वर्धमान सर रायपुर और आप लोग सामने रायपुर में पढ़ा रहा हूं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट है। समझ आया है सबको? क्लियर हुआ? सर इंडिया में सीजीएसटी एक्ट चलता है 2017, मैंने आपको बताया था। एसजीएसटी तो कॉपी कर दिए थे साले लोग चोर, सीजीएसटी मेन है सर, ठीक है। क्या जीएसटी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? यस, इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी, और कुछ एरिया पानी तक भी, 12 नॉटिकल माइल्स पानी तक भी सर, ठीक है। इसके बाद देखो एसजीएसटी की बात है सर, ठीक सर। एसजीएसटी स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक, सभी स्टेट्स पे एप्लीकेबल है अदर देन यूनियन टेरिटरी। पर सर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, पर इनमें अपना ही स्टेट लेजिस्लेटिव चलता है। ये लोग है यूनियन टेरिटरी, बट इनमें स्टेट लेजिस्लेटिव एप्लीकेबल है। मतलब अगर दिल्ली में सामान बेच रहा हूं, दिल्ली का ओके, तो एसजीएसटी लगता है। समझ आया बात? बैठा दिमाग में? ठीक है। यूटीजीएसटी कहाँ लगता है सर? यूनियन टेरिटरीज में। सर यूनियन टेरिटरीज कहाँ है? ये सब है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दाबर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़। याद रखना पड़ेगा। यस, आपको पता होना चाहिए सर कि यूनियन टेरिटरी कौन सी है, बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो टैक्स कैसे लगाओगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? आगे आते सर। देखो सर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी किस पे लगता है सर? सरकार बोली भैया अगर कोई आदमी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दो सर।
गुड्स कर रहा है या सर्विस कर रहा है, दोनों में से कुछ भी हो या दोनों कर रहा हो, पर सरकार बोली कुछ चीजों में जीएसटी मत लगा देना। हेलो बताओ, सरकार बोली दारू बाहर है सर, दारू पे जीएसटी मत लगाना, या फिर अनडीनेचुरल्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर। सर ये सब चीजें दारू बनाने के काम आती है, तो अगर दारू बनाने के लिए ये सब चीजें काम आ रही है तो इस पे जीएसटी मत लगाओ। मतलब वाह, इसको क्यों छोड़ दिए? सरकार बोली गधे, जब आगे दारू छोड़े तो दारू बनाने की चीज को भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आप पीछे दारू बनाने की चीजें, ध्यान दो नहीं है, दारू बनाने की जो चीजें हैं अगर उनमें आप जीएसटी लगाने चले जाओगे तो इनडायरेक्टली तो दारू तक जीएसटी पहुंच ही गया, तो फिर सरकार बोली मतलब क्या बचा? जब हमने दारू छोड़ा तो दारू से पीछे वाली चीज भी छोड़ेंगे सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक, इसको लिख लो। पूछ ले आराम से, राजा महाराजा का एक कोने में टिक गया आराम से। अच्छा वो तू बोला नहीं तो म्यूजिक चला देता अजीब शहनशाह वाला। ना बैठ के लिखना है, लिखने के लिए बोल रहा हूँ तो आराम से बैठ गया है। सर सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना है? 20%। अभी तक आप लोगों ने जो देखा है वो 28% देखा है। 28 मतलब 14 सीजीएसटी एंड 14 एसजीएसटी, दोनों का मिला के 28 होता है। अभी तक आप लोगों ने 14 तक देखा है सर, पर गवर्नमेंट चाहे तो इसको 20 तक ले जा सकती है, चाहे तो अभी तो नहीं ले गई है, चाहे तो ले जा सकती है सर। सर जीएसटी किस में लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें हम पढ़ लिए, ये सब हमें पता है। रेट ऑफ टैक्स देखो दिया हुआ है सर, 0% भी टैक्स होता है, मैंने आपको कल समझाया था सर, 0% भी टैक्स है। कभी मत बोलना 0% टैक्स नहीं होता, 0% भी टैक्स है। ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा सर, इन सब पे अभी जीएसटी नहीं है, याद है ना। पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, गवर्नमेंट जिस दिन बोलेगी उस दिन इनमें टैक्सेस लगेगा। सेक्शन 9(3), अब ये समझो क्या है। सरकार बोलती कुछ ऐसे गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जिनको हम नोटिफाई करेंगे, जिनमें हम बताएंगे कि सप्लायर जीएसटी नहीं देगा। कौन देगा? रिसिपिएंट देगा, रिवर्स चार्ज में देगा। मैं बोला बताओ कौन सा है? सरकार बोली पहले हमें तो सोचने दे। बोला ओह सॉरी, इसीलिए सरकार ने बोला सर हम जिस दिन लगेगा बाय नोटिफिकेशन हम क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनमें रिवर्स चार्ज के बेसिस में जीएसटी पे होगा। अभी हमारे दिमाग में रखने के लिए कुछ नहीं है, अभी नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सर सरकार 9(3) में ये बोली है कि कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज होंगे जिनमें हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। ये क्लियर हुआ सर? समझ आया सबको? और रिवर्स चार्ज में कौन पे करता है? रेसिपिएंट। ये हमेशा याद रखना सर, ठीक है। रिवर्स चार्ज गुड्स में भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है, बट आप लोग खुश नसीब है कि गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, सर्विसेज आपके सिलेबस में। गुड्स सीएमए वालों के सिलेबस में पर आता नहीं है, क्योंकि वो फाइनल में होना चाहिए। फाइनल में आता है गुड्स, ठीक है। सर्विसेज पे सभी पे एप्लीकेबल है, सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज सभी पे एप्लीकेबल है, गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना और इसको समझना। रिवर्स चार्ज इज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर से पे करना है। जो रिवर्स चार्ज का आप पे करोगे, पहले बताओ रिवर्स चार्ज कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। नॉर्मली किसकी जिम्मेदारी होती थी? सप्लायर।
अब हम किसके ऊपर डाल दिए, रिसिपिएंट। सरकार बोली रिसिपिएंट जो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में वो कैश में पे करेगा। मतलब कैश में पे करेगा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? बोले समझ, ध्यान देना सर, नहीं तो कई लोगों को, आधे लोगों को पूरा सेशन खत्म होते तक ये चीज समझ नहीं आती है। सप्लायर रेसिपिएंट को बेचता था माल, नॉर्मल केस चल रहे, सप्लायर रेसिपिएंट को माल बेचता था, आ गया, ये क्लियर है ना? तो सप्लायर बोला भैया 100 रुपए, 10 रुपीज टैक्स, 110 रुपए में तेरे को माल बेचा। क्रिस्टल क्लियर? तो सप्लायर क्या करता था, अभी पहले नॉर्मल केस में चल रहे, सप्लायर क्या करता था, ये 10 रुपए किसको दे देता था, गवर्नमेंट को दे देता, कहानी खत्म। फिर ये रेसिपिएंट बोलता था मैं 10 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया हूं, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी क्या होगी, क्रेडिट। कैसे कर रहे हो, गधे हो क्या? ये मेरी क्या होगी, क्रेडिट। अरे मैं टैक्स पे कर दिया ना, मेरा तो क्रेडिट। आगे जब मैं किसी को बेचूंगा तो पहले 10 रुपए क्रेडिट एडजस्ट करूंगा और फिर बैलेंस क्या बोलते पे करूंगा। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में यही सीखे थे। अब ध्यान से सुनना, ये थी आम जिंदगी, यही चल रहा था जिंदगी में। अब आया रिवर्स चार्ज। अब हुआ ये कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा, क्लियर? रेसिपिएंट को बोला भैया 100 रुपए का माल, 10 रुपए जीएसटी, 110। रेसिपिएंट बोला ओके। अब रेसिपिएंट सप्लायर को 110 रुपए देने जा रहा था, तो सप्लायर बोला ये भाई मुझे तू 100 दे, मेरे को 110 नहीं चाहिए, मुझे 110 नहीं चाहिए, 10 रुपए तू मुझे मत दे। तो रेसिपिएंट बोला क्या करूं मैं इसका? बोले अबे तेरे को जाके गवर्नमेंट को जमा करना है, मत जाना है पैसे को, तेरे को गवर्नमेंट को जमा करना है, गवर्नमेंट का पैसा। तो रेसिपिएंट बोला ठीक है, मैं गवर्नमेंट को जाके जमा कर देता हूँ। अब जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जाके जमा करने लगा, ध्यान से सुनना, जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जाके जमा करने लगा तो रेसिपिएंट बोला क्रेडिट, क्रेडिट दो मुझे, मैं टैक्स पे किया हूं, मुझे क्रेडिट दो। सरकार बोली सुन, हम तेरे को ये क्रेडिट नहीं देंगे। वो बोले वाह, काहे भाई, टैक्स पे किया ना, तो टैक्स पे किया हूं मतलब क्रेडिट दो मेरे को, मैं भी अगर आगे माल बेचा तो मुझे आप क्रेडिट दो। सरकार बोली नहीं देंगे। बोले वाह, फिर मैं टैक्स ही नहीं पे करता, जब भाड़ में जा। सरकार बोली नाराज क्यों होता है? एक बात सुन, ये जो तेरे को रिवर्स चार्ज में पे करना है ये तेरे को कैश में पे करना है। बोले उसका दिक्कत नहीं है, मैं आपको कैश लेजर से पे कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है जिसमें अपन पैसा डिपॉजिट करते हैं और वहां से अपन पे कर देंगे। बोले उसका दिक्कत नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उसमें पैसा डिपॉजिट करूंगा और आपको ये 10 रुपए पे कर दूंगा। पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे क्रेडिट चाहिए, मैं पे करने को तैयार हूं, मुझे क्रेडिट दो। मैं कब मना कर रहा हूं पे करने से? मैं मना किया? आपको टैक्स चाहिए था ना, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, पर मुझे क्रेडिट दो। सरकार बोली सुन, दो बातें ध्यान से सुन ले। एक, ये 10 रुपए की हम तेरे को क्रेडिट दे दिए, बोला अच्छा लगा, 10 रुपए की क्रेडिट तो मिली। सरकार बोली बात तो पूरी सुना कर, पर ये 10 रुपए तेरे को हमें कैश में देना है। बोले हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले 10 रुपए की जो तेरे को क्रेडिट मिली है ना, इसको तू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकता। बोला चाहते क्या हो मेरे से, मेरे से क्या चाहते हो? बोले तो अभी के लिए इस चैप्टर तक, आगे अपन डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे कैसे बनेगा, क्या करेगा, सब सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा तरीका कैसा होता है, बट अभी इतना इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा चैप्टर है सर। हम पेमेंट ऑफ टैक्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको निकालना तक सिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी इलेबोरेट करने चले गया तो पूरी क्लास इसी में चले जाएगी। तो आप ये समझो कि जो क्या बोलते हैं रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होती है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी होती है। क्या हमें क्रेडिट मिलती है? यस, हमें क्रेडिट मिल जाती है, यस हमें क्रेडिट मिल जाती है, पर फिर भी हमें जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है उसको कैश में पे करना पड़ता है। कैश मतलब कैश निकाल के नहीं देना होता है, कैश मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना होता है और कैश लेजर से डिपॉजिट करके गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। समझ आ रहा है सर? कैश लेजर क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक ऐसा लेजर बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। एक लेजर बनाया जाता है जिस लेजर में अपन पैसा डालते हैं, जितना भी जीएसटी हमारा पे करने का बनता है, और उसी लेजर से गवर्नमेंट को पैसा आता है। सर उस लेजर में पैसा कैसे डालते हैं? आपके ऊपर है कैसे डालना है। आप चाहो तो ऑनलाइन ट्रांसफर करके डाल सकते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, या बैंक में जाके भी बोल सकते हो कि मेरे को कैश लेजर में जमा करना है, पैसा जमा कर दो मेरा, कर सकते हो। जैसे चाहे इस लेजर में पैसा जमा कर सकते हो और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर सकते हो। समझ आई बात?
क्लियर हुआ सबको? अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, मैं आपको समय आने पे बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है, समय आएगा मैं आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा सर। ये रजिस्ट्रेशन वाली बात है, ये कंपोजिशन स्कीम छोड़ो, ये बाहर में जाए, ये अभी सब मत पढ़ो। अगला है सर सेक्शन 9(4). बोला ये क्या होता है? सरकार बोली रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा नोटिफाइड पर्सन को और नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो। बोला है ये क्या हुआ? ये ना शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, जब नया नया जीएसटी आया था ना, तो यहाँ पर नोटिफाइड पर्सन नहीं लिखा था, नोटिफाइड नहीं लिखा था। मतलब समझो क्या दिक्कत हो रही थी शुरू में, मैं आपको बताता हूँ। वर्धमान सर रजिस्टर्ड है जीएसटी में। वर्धमान सर जिसके पास चाय पीने गए वो अनरजिस्टर्ड था, ठेले वाला। सरकार बोली वो तो जीएसटी देगा नहीं। मैं बोला वो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी कैसे देगा? सरकार बोली तू दे। मतलब क्या? बोले तू दे। बोला अबे पागल है क्या, मैं क्यों दूं? उसकी जिम्मेदारी है। सरकार बोली वो तो अनरजिस्टर्ड है, उससे नहीं ले सकते, तू रजिस्टर्ड है तू दे। मैं बोला मतलब मैं रजिस्टर किया मतलब मैं पाप किया? सरकार बोली हाँ तू पाप किया। जब ये आया था नया नया तो लोग क्या किए थे पता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना बंद कर दिए थे सामान। साला अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसके चक्कर में मैं मरूं, मैं जीएसटी पे करूं? मैं क्या पागल बैठा हूं बे? उसका काम भी मैं करूं, मतलब उसका रिटर्न भी मैं फाइल करूं, उसका सीए वाला काम भी मैं अपने सीए से करवाऊं, मतलब डबल फीस, मतलब मैं जीएसटी में बैठा हूं रजिस्टर होकर तो मैं पाप कर दिया हूं। बाद में रातों रात इसको सरकार को बदलना पड़ा। सरकार बोली आई एम सॉरी। मैं बोला पहले ही गलती करते ही क्यों जो सॉरी बोलते हो? सरकार बोली भैया ये सिर्फ नोटिफाइड पर्सन और नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज में होगा। अरे बताओ नोटिफाइड भी बताओ। सरकार बोली पहले हमें तो सोचने दे बे, पहले हमें तो सोचने दे कौन से नोटिफाइड चीजें होगी, पहले हमें समझ आएगा तब तेरे को बताएंगे ना कौन सी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज है जिसमें अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हो तो आप मर जाओगे। अभी जब नया नया आया था अरे बाप रे बाप, लोग ना दुकानदार से जाके ऐसे पूछते थे भैया जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? बोले नहीं। बोले बाय भैया बाय, हम आपसे सामान नहीं लेंगे। छोटे लोगों से लोग सामान लेना बंद कर दिए थे। भाई एक बात समझो, क्यों बड़ा आदमी छोटे आदमी से सामान नहीं ले सकता? ले सकता है, अरे धंधा है, कौन बड़ा कौन छोटा कब किससे लेगा कोई भरोसा है क्या? पर लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेना बंद कर दिए थे। बोले भाई तू जीएसटी में रजिस्टर नहीं है मैं मर जाऊंगा, तेरे बदले मैं क्यों जिम्मेदारी रखूं? तो इंडिया में लोग दबा के जीएसटी में रजिस्टर करना चालू कर दिए थे क्योंकि धंधा करना है। भाई छोटे आदमी के पास लोग आ ही नहीं रहे थे। अब एक छोटा आदमी बोलता है अरे यार मैं पागल हो गया हूं, आप बोलते हो मेरे को जीएसटी में रजिस्टर करो, नहीं करूंगा तो सामने वाला मेरे से खरीदने नहीं आएगा। मैं जीएसटी में रजिस्टर करूंगा तो मेरे को रिटर्न डालना है, रिटर्न डालने के लिए मेरे को सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, जितनी मेरी कमाई नहीं है उसको पैसा देना पड़ जाएगा, मैं कहां से लाऊंगा? समझ आ रही बात? सरकार इसको रातों रात चेंज करी। सरकार बोली ना ना ना, नोटिफाइड पर्सन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये नोटिफाइड कौन है सरकार जब बताएगी तब देख लेंगे, अभी तो हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, अब आओ, अभी तक तो वार्म अप था, अब चैप्टर चालू है, अभी तक हम टाइम पास कर रहे हैं। सरकार बोलती कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, लिस्ट जिसमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैं बोला मतलब? सरकार बोली रिसिपिएंट पे करेगा। मैं बोला मतलब? सप्लायर नहीं पे करेगा सरकार बोली। मैं बोला अरे वाह थैंक यू, ये तो समझ आ गया था सर, रिसिपिएंट ही पे करेगा। मैं सरकार बोली ना ना, ये तेरे को पूरी लिस्ट जो दिखेगी इस पूरी लिस्ट में तेरे को एक चीज लगेगी, रिसिपिएंट बड़ा आदमी था, सप्लायर छोटा था, हमने रिसिपिएंट को पकड़ा, तू जीएसटी दे साले, सप्लायर छोटा आदमी है। मैं बोले बताओ सर। सरकार बोली सबसे पहला जीटीए। मैं बोला वाई सिटी? बोले बकवास मत क्या कर साले, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, साले वो बच्चों के लिए होता है जीटीए वाइस सिटी, अपने लिए जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मैं बोला ये कौन होते हैं? सरकार बोली ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। मैं बोला ये आदमी क्यों नहीं देगा जीएसटी? सरकार बोली तेरे को लगता है हम ट्रांसपोर्टर से जीएसटी की बातें कर सकते हैं? साले धरने में बैठ गया ना तो ट्रक तेरे बाप आके चलाएगा बे, समझो मेरी बात, आप ट्रांसपोर्टर से नहीं लग सकते। अब देखो इनकम टैक्स में भी हम ट्रांसपोर्टर से नहीं लगते, कैश उसको 35,000 अलाउ करते हैं, सेक्शन 44 ए अलग बता के रखे हम ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर से यहाँ भी नहीं लगते ना। ट्रांसपोर्टर जीएसटी देगा नहीं देगा कोई बात नहीं, सामने वाले से ले लेंगे। समझ आया?
बैठा दिमाग में। तो अगर एक जीटीए वाला, ध्यान से सुनो सर, जीटीए वाले से ऐसे बात करते जाके हाथ जोड़ के सरकार पूछती है तो कितने परसेंट में जीएसटी देना पड़ेगा, देना पसंद करेगा? बोले मैं दूंगा ही नहीं। परसेंट क्या होता है बे? बोले नहीं नहीं, अगर मान ले तू देने की इच्छा रखता तो भाई अब तेरे पास 100 ट्रक है तो तू खुद ही बड़ा आदमी है, और खुद बड़ा आदमी तो खुद भी जीएसटी दे सकता है। बोले देखो मेरा मन कर रहा है मैं ही दे देता हूँ जीएसटी, क्या सामने वाले के ऊपर डालूंगा, मेरे पास 100 ट्रक है। ऐसे ही मेरे को सीए बैठाना पड़ता है क्योंकि 100 ट्रक है मतलब टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ता है सर मेरे को। 100 ट्रक मतलब छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। सरकार वाली बैठा है तो हूँ सीए को यार जीएसटी का भी काम करा दूंगा। तो जीटीए वाले को सरकार ने 2 ऑप्शन दिया, तुम या तो 5% में चल सकते हो या तो 12% में चल सकते हो। अगर 12, पहले मेरी तरफ सुनना, ये सब आपको बाद में नीचे दिखेगा। जीटीए वाला अगर 12% में चलता है तो फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए वाला अगर 5% में चलता है तो सरकार बोली ऑप्शन है तेरे पास, फॉरवर्ड जाएगा कि रिवर्स जाएगा। मैं बोला नहीं समझा। सरकार बोली जब तू जीटीए वाला है, किसी को गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम बिल बनाता होगा, बिल में तू कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करेगा? मैं बोला मैं तो 12 चार्ज करूंगा। सरकार बोली देख 12% चार्ज करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज, मतलब सामने वाले से तेरे को पैसा लेना है और हमें जमा करना है। क्या बोला, समझ आया? ठीक, ये था फॉरवर्ड। सरकार बोली जीटीए वाले को तेरे पास ऑप्शन है, तू चाहे तो 5% भी ले सकता है। बोले 5% लूंगा मतलब क्या होगा? 5% के केस में सरकार बोली रिवर्स चार्ज रहेगा। रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट पे करेगा। रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट पे करेगा। मैं बोला कोई भी रिसिपिएंट पे करेगा? मैं बोला मर गया मैं तो। सरकार बोली क्यों? मैं बोला अब भी फ्रिज खरीदा था अपने घर के लिए, तो फ्रिज खरीदा था तो जीटीए वाला छोटा हाथी था उसके पास, जीटीए वाला था गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला, बोला के मेरे घर में फ्रिज छोड़ा। बोला मैं कस्टमर पे करूं रिवर्स चार्ज में? वो तो बोल दिया 5% में चलूंगा, मैं रिवर्स चार्ज में पे करूं? सरकार बोली नहीं नहीं मेरे भाई, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट रहेंगे वही रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। मैं बोला अगर मैं स्पेसिफाइड नहीं हूं तो? मैं नहीं हूं स्पेसिफाइड तो? सरकार बोली मेरे बाप एग्जेम्प्ट है, आप कस्टमर से वैसे भी जीएसटी नहीं ले पाओगे। आप बताओ मैं कस्टमर हूं, मैं जाके गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करूं? सीरियसली मैं जाके जमा करूं जीएसटी? कैसे करूंगा? मैं तो कस्टमर हूं, रिटर्न ही फाइल नहीं करता। कस्टमर क्यों रिटर्न फाइल करेगा? मेरे से रिटर्न क्यों करवाओगे बे? आप एक बात बताओ, आप पार्ले जी कुरकुरे खरीदने जाते हो जीएसटी की रिटर्न डाल के आते हो? पागल हो क्या बे? मैं कस्टमर हूं, मैं क्यों डालूंगा रिटर्न? समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? तो जीटीए वालों की सर्विसेज प्लीज ध्यान देना। अभी रुको, अभी पूरा ध्यान मेरे तरफ। सरकार बोली ये लोग जो है ना ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। एकदम सिंपल याद रखेंगे, जीटीए वाला 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज। 5% रिवर्स चार्ज तब एप्लीकेबल है जब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है सर? सबसे पहला फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सबसे पहला जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है। आपको क्या लगता है टाटा कंपनी की फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगी? टाटा कंपनी छोटी है, ट्रांसपोर्टर बड़ा है कि टाटा कंपनी बड़ी है? अगला है कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, स्वर्ण भूमि, सिंगापुर सोसाइटी, ये रायपुर में अपने वॉलफोर्ड सोसाइटी। आपको क्या लगता है सोसाइटी गरीब है ये सोसाइटी? पागल हो गए, बहुत बड़ी सोसाइटीज है रायपुर की, सरकार वाली सोसाइटी पे करेगी। अगला कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये पे करेगी सर। ठीक, एनी पर्सन रजिस्टर्ड, एनी पर्सन रजिस्टर्ड, एनी पर्सन रजिस्टर्ड, तो जो आदमी रजिस्टर्ड होगा ना वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा। मैं तो वर्तमान सर, मैं तो फ्रिज मंगाया, मैं तो अनरजिस्टर्ड था भाई। सरकार नहीं, जा तू बच गया, तू जा। आया समझ? रजिस्टर्ड, ऐसा कोई भी आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी में। अगला है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या लगता है कंपनियां छोटी होती है ना? कंपनी रिवर्स चार्ज में देगी सर। अगला है पार्टनरशिप फर्म। मैं बोला अनरजिस्टर्ड, मेरी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड। सरकार वाली बकवास मत क्या कर, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो पार्टनरशिप फर्म ही पे करेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मैं बोला ये कुछ अलग लगा, ये क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन तो जानता हूं मैं, जिसके ऊपर टैक्स की बात, कैजुअल क्या होता है? सरकार वाली नाम से समझ नहीं आ रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मैं बोला क्या होता है? जो कैजुअली टैक्स देता है।
सरकार बोली वेरी गुड, सही बोल रहे तू। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये वो आदमी है जो कभी से जिंदगी में ऐसा कोई काम कर देता है जिसमें जीएसटी लगता है, बाकी ये नॉर्मली जीएसटी में काम नहीं करता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पर याद रखना सरकार बोली जितने लोग भी तो ऊपर पढ़ के आए ये सब कहाँ होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में होना चाहिए सर, इंडिया में होना चाहिए सर। बोला वाह, कोई आदमी दुबई में हुआ तो सरकार बोली अबे ओ पागल, जो आदमी दुबई में होगा अगर तू उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा तो तू उससे रिवर्स चार्ज में जीएसटी कैसे लेगा? वो दुबई में बैठा है, वो आदमी तेरे लिए इंडिया में है और जीएसटी में रजिस्टर करे, वो आदमी दुबई में बैठे बैठे जीएसटी रिटर्न फाइल करे, वो बोलेगा वाह मैं वहां पर टैक्स देता नहीं हूँ और वहां से आके इंडिया में टैक्स दूंगा। दुबई में टैक्सेस तो होते नहीं है। वो आदमी बोलेगा पागल हूं मैं, दुबई क्यों गया था? फिर अगर टैक्स ही देना था तो मैं इंडिया ही आता था। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? और इसको नीचे से देखते हैं, नीचे इसके लिए चार्ट दिया हुआ है, ये देखो सर। ना ना ना, ये देखो जीटीए वाले को बोला गया सर आपके पास दो ऑप्शन है, 5 की 12। सर एक जीटीए वाला बोला 12%, सरकार बोली आंख बंद करके फॉरवर्ड चार्ज, सोच क्या रहे थे? फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, कौन पे करेगा? जीटीए वाला पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। सर अगर 5% है तो सरकार बोली पहले ये बता कौन है रिसिपिएंट? मैं बोला वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। सरकार बोली स्पेसिफाइड रिसिपिएंट तो रिवर्स चार्ज। मैं बोला नहीं है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, सामने वाला कंज्यूमर है, कंज्यूमर। सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, अगर सामने वाला कंज्यूमर है तो एग्जेम्प्ट है। बोला अच्छा, तभी मैं समझा साला वो मेरे घर में फ्रिज आया था तो मुझसे जीएसटी नहीं लिया, या मेरे को जीएसटी पे करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं तो कंज्यूमर था। जीटीए वाला 5% में चल रहा था तो मुझसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं सर कंज्यूमर हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं सर, मैं एग्जेम्प्ट हूं। आई बात समझ? क्लियर हुआ? बैठा है दिमाग में? अब ध्यान से सुनो। आपको नहीं लगता आप सरकार से सरकार अभी भी जीटीए वालों से पंगा ले रही है? हाँ, क्योंकि देखो जीटीए वालों को आप क्या बोल रहे हो, अगर तुम फॉरवर्ड में चलोगे तो 12 और रिवर्स में चलोगे तो 5। एक चीज समझाता हूं, ध्यान से रुक के सुनना और समझना, इसको बहुत मजेदार चीज है, इसको सुनना और समझना। देखो एक जीटीए वाला है ना, ध्यान देना, अगर फॉरवर्ड चले और रिवर्स चले, 100 रुपए का ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दिया दोनों जगह, फॉरवर्ड में चला तो टैक्स कितना लगा, कितना हो गया वैल्यू? रिवर्स में चला तो कितना हो गया वैल्यू? कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रही है बात? फॉरवर्ड में चलता है तो वही सामान वही सर्विस कितने की हो जाती है? 112। रिवर्स में चलता है तो एक बात बताओ, कोई जीटीए वाला अगर फॉरवर्ड में चल रहा है तो आप तो कस्टमर को लूट दिए ना। आप देख लो कस्टमर से आप 7 रुपए ज्यादा टैक्स ले लिए, और अगर कोई जीटीए वाला रिवर्स में चलता है तो मजेदार है सर, टैक्स कितना ही गया? 5। अब मार्केट में ये चालू हो गया कि जो सामने वाला पर्सन था वो जीटीए वाले से पूछना चालू कर दिया तो फॉरवर्ड चलता है कि रिवर्स चलता है? जीटीए वाला फॉरवर्ड बोला तो बोला भाड़ में जा, तेरे पास नहीं आता सामान के लिए, क्योंकि तू मुझसे 12 रुपए टैक्स ले लेगा। और रिवर्स में रहा तो कितना टैक्स होगा? 5। तो सर गुड्स मेरे लिए तो सर्विस सस्ती हो जाएगी ना सर। आप 1 मिनट के लिए रुकिए, आराम से समझो, मेरे लिए तो सर्विस सस्ती हो जाएगी ना। जीटीए वाला बोला ये कौन सी फिलोसफी? बोले वो हमें नहीं पता भैया, तू देख ले, कंपेयर करके देख ले, हमारे लिए तो रिवर्स फायदेमंद है सर, 5 ही रुपए देना पड़ेगा। फॉरवर्ड में तो मर जाएंगे, 12 रुपए जाएगा हमारे जेब से। ये 5 रुपए जाए और 12 रुपए जाए में अंतर है ना। पूरे लोग क्या किए, जीटीए वाले जो फॉरवर्ड में चल रहे थे उनसे सामान ही भेजवाना बंद कर दिए। सरकार बोली ऐसा कौन सोचा था? लोग ऐसा कौन सोचा? सरकार बोली बाप रे ये तो खतरनाक था, ऐसा वाला तो हम भी नहीं सोच पाए थे। सरकार बोली ठीक है एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ चेंज। मैं बोला क्या चेंज करोगे बताओ? सरकार बोली अगर कोई जीटीए वाला 5% में चल रहा है तो पहले 5% में क्या होता था? रिवर्स चार्ज। अब हमने जीटीए वाले को एक ऑप्शन दे दिया, तू चाहे तो फॉरवर्ड भी चल सकता है, तू चाहे तो रिवर्स भी चल सकता है।
तू चाहे तो फॉरवर्ड भी चल सकता है, तू चाहे तो रिवर्स भी चल सकता है। समझ आ रही बात? अब जीटीए वाले के साथ क्या कहानियां हो गई, सुनो ध्यान से, आराम से सुनना। जीटीए वाले के साथ क्या क्या कहानी हो गई। सबसे पहला 12% चलेगा तो कंपलसरी फॉरवर्ड है, सोचना ही नहीं है। 5% चलेगा तो जीटीए वाले से पूछना, भैया सुनो फॉरवर्ड चल रहे हो कि रिवर्स, बता दो, क्योंकि 5 में आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। जीटीए वाला बोला भैया 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 मैं रिवर्स चलूंगा। बोले ओके, अगर आप रिवर्स चल रहे हो तो पहले ये बताओ किसको सर्विसेज दे रहे हो। रिवर्स चल रहे हो तो किसको दे रहे हो। बोला अरे वो कस्टमर है अपना। सरकार बोली अबे गधे, रिवर्स कैसे हो सकता है, कस्टमर तो नहीं देगा टैक्सेस। आप मेरे को बताओ ना, कस्टमर कैसे देगा टैक्स। सरकार बोली देख अगर 5% रिवर्स है तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो ही टैक्स है, तो ही तो दे पाएगा ना सर। और अगर 5% फॉरवर्ड है तो सरकार बोली जीटीए वाला देगा। तो अब एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा जीटीए का, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, पहले उसका परसेंट बताओ मेरे को, 12 है कि 5 है। 12 है तो फॉरवर्ड है, मैं सोच भी क्या रहा हूँ, बाढ़ में जाए रिसिपिएंट कौन होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5% तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, और अगर रिवर्स है तो ये भी चेक करना पड़ेगा क्या स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। और एक स्टूडेंट बोला सर मान लो जीटीए वाला बोला मैं तो रिवर्स में चलूंगा 5% में, सामने वाला स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, तो क्या होगा एग्जेम्प्ट। कैसे टैक्स लोगे मेरे को आप ये बताओ, कस्टमर से टैक्स कैसे लोगे आप। आपको क्या लगता है कस्टमर जाके टैक्स पे करके आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट में, सीरियसली। समझ आई बात क्या बोला मैं, क्लियर हुआ सबको। तो अपन एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज ढूंढेंगे जीटीए वाले केस में, 5 है कि 12 है। 12 है, आंख बंद करके फॉरवर्ड चार्ज, कुछ सोचना ही नहीं है सर, जीटीए वाला टैक्स देगा गवर्नमेंट को। फिर देखना सर अगर 5% है तो रुको रुको रुको, 5% है तो ये चेक करो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो ये चेक करना कि सामने वाला कौन है भाई, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है कि कौन है। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई जीटीए 5% फॉरवर्ड चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो जीटीए वाला पे करेगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ है सबको। सर जितना वो से, जैसे मेरे पास पहले की क्रेडिट बहुत पड़ी हुई है, समझ मैं 100 ट्रक खरीदूं, एक ट्रक 50 लाख की है, 50 लाख में 18% 9 लाख, 9 लाख रुपए का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है। बोला यार बहुत क्रेडिट पड़ी है, थोड़ा आउटपुट टैक्स भी दिखाता हूँ ना, एडजस्ट कर लूंगा। इतनी क्रेडिट का क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा क्या। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, ये चॉइस है, ये कोई पहले से नहीं बोल सकता, ये हर जीटीए वाले की अपनी चॉइस है। छोटा जीटीए वाला 5% लेता है, बड़ा जीटीए वाला 12% लेता है, बहुत ट्रक है वो 12 में जाते हैं, छोटे लोग तो 5 ही लेते हैं, छोटे 5 ही लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो बैठा हूँ तेरे साथ, मैं हूं ना, देखो कुछ भी हुआ मैं दौड़ जाऊंगा लेके गाड़ी। ये सबको समझ आया, ये क्लियर हुआ सबको, जीटीए वाली ये कहानी समझ आई सबको। बड़ी मजेदार है सर, बहुत मजेदार है सर। हमें क्या रटना पड़ेगा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट रटना पड़ेगा, कौन कौन है बोलो जल्दी जल्दी। फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड। 1 मिनट, इसको ना भूलियो। इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन, ये सब स्पेसिफाइड है। फटाफट कौन कौन है, FCC, PBP, PBP, AC। बाप रे, अब इससे वर्ड बना लेते हैं, क्या बनाए। अब ऐसा ले नहीं लाइन तो नहीं, कुछ वर्ड्स सोच रहा था बना लेते हैं। कर दो है चलो।
तो बताएगा कौन की ये बोली थी। कुछ वर्ड सोचो इसका। ये सब पॉइंट्स का है। डबल पी, ट्रिपल सी, एफ ए बी, फैब। फैब पीसी, P3C फैब। ये भी सही है। 2P 3C फैब। ऐसे याद कर लो, याद तो करना पड़ेगा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट। आप सोचना भी मत, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा। ये तो आपको याद होना ही चाहिए सर। 2P 3C FAB, ठीक है ना? आप गिरेगा तो नहीं ना। 2P 3C FAB। 2P कौन कौन सा? एक पर्सन रजिस्टर्ड और एक पार्टनरशिप फॉर्म। 3C में कौन कौन आएगा? कम बॉडी को नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट इसमें बी में। सी में कौन कौन आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड आ जाएगा। वो तो ऐसे है। अच्छा, अपन एस नहीं लिए ना? दूसरा काम का पता नहीं, वो रोज आए। ये एस है। P1 and 3C। यहां पर क्या था? तो हो ही रहा है। इसको ज्यादा बेटर है डायरेक्टली याद कर लेना। इतना कचर कचर कौन पड़ेगा, डायरेक्टली याद हो जाएगा सर। ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, एओपी और कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन। ये डायरेक्टली ऐसे इजी याद हो जाएगा सर। तो वर्ड्स में जाओगे फंस जाओगे सर। फैक्ट्री रजिस्टर्ड बोलो, फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन, फिर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन। ये भी समझ आया सबको? याद हुआ? ये लोग कौन है? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। क्रिस्टल क्लियर? बढ़ू आगे इसके? ठीक। अब ध्यान दो सर, आरसीएम नॉट एप्लीकेबल इफ द रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। अब टीडीएस तो हम पढ़ के आए सर। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वो लोग जो हमारा टैक्स काट देते हैं सर, टैक्स काट करके हमें पेमेंट करते हैं सर। तो इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, तो क्या जीएसटी में भी टीडीएस होता है? यस, जीएसटी में भी अपना टीडीएस होता है। इनकम टैक्स में तो टीडीएस जानते ही हो, जीएसटी में भी अपना टीडीएस होता है सर। जीएसटी में टीडीएस कौन काटता है? गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट ही टीडीएस काटती है सर जीएसटी में। हमारा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे सर, 14 चैप्टर हमारा टीडीएस ही है सर। गवर्नमेंट ही टीडीएस काटती है। तो सर इन्होंने बोला आरसीएम नॉट एप्लीकेबल इफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर आरसीएम। मतलब अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने अपने आप को रजिस्टर सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसको टीडीएस काटना था, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। इसको समझो, ये आधे लोगों को समझ नहीं आता, ध्यान देना सर। जीटीए वाला अगर गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, तो मैं सबसे पहले ये चेक, जीटीए वाले का परसेंट तो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। जीटीए वाले का परसेंट तो बाद में आएगा पिक्चर में। पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड क्यों है। क्या ये गवर्नमेंट, देखो समझो, यही एग्जाम का क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है? तो उस केस में यहां आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और गवर्नमेंट अगर अदर पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, अदर मतलब गवर्नमेंट बोली अब हम खुद भी सर्विस प्रोवाइड करते साले, और हमारी सर्विस 20 लाख से ऊपर की, तो हम खुद रजिस्टर्ड है, हमें टीडीएस की जरूरत नहीं है, हम टीडीएस नहीं, हम नॉर्मली रजिस्टर्ड है। और अगर गवर्नमेंट नॉर्मली रजिस्टर्ड है, समझ आ रहा है, तो उस केस में फिर मैं चेक करूंगा सर जीटीए का 5% है कि 12%। क्या बोला, समझ आया? भी समझ आया ना? अरे तो इसको लिखो ना, ये लिखो पहले, ये लिखो, ये काम का है, यही कंक्लूजन है, यही एग्जाम में आता है सर।
हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। आपको इस चैप्टर में इतने नोट्स बनाने हैं मेरे साथ बैठ के, बाप रे बाप, बहुत नोट्स बनेंगे इस चैप्टर में। हर चैप्टर में मैं आपको नहीं बोलता सर, इस चैप्टर में तो बहुत नोट्स है। जीटीए वाला अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है तो सबसे पहले ये चेक करूंगा कि क्या गवर्नमेंट टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो सर उस केस में आरसी में एप्लीकेबल नहीं है सर। गवर्नमेंट अगर अदर पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है तो सर उस केस में फिर मेरे को चेक करना पड़ जाएगा जीटीए वाला 5% में दे रहा है कि 12%। जीटीए वाला अगर 12% में दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए वाला 5% में दे रहा है तो चेक करूंगा गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कवर हो जाएगी। यस कवर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, पर्सन रजिस्टर्ड, तो गवर्नमेंट कवर हो जाएगी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में। तो उस केस में जीटीए वाले के पास ऑप्शन है कि 5% में वो रिवर्स भी चल सकता है और 5% में फॉरवर्ड भी चल सकता है। समझ आई बात? ये लिख के रख लो सर, बहुत बवाल चीजें हैं ये सब, यही काम आएगा एग्जाम में, यही काम आएगा। आज नहीं तो कल आखिरी दिन आप इन सब चीजों के लिए भागोगे, दौड़ोगे सर इस सब चीजों के लिए। समझ आया? आओ सर, जीटीए से रिलेटेड कुछ चीजें और भी दी हुई है छोटी मोटी, हम पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बताया सर 5%, 12%, 5% में हमारे पास अब ऑप्शन भी आ गया, हम चाहे तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चल सकते हैं, पर अगर 12 चले तो फॉरवर्ड, 12 में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं सर हमारे पास। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस किसको बोला जाता है? नहीं 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 नहीं, बवाल चीज है सर। रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस किसको बोला जाता है? कि सर जो पे करता है फ्रीट। आपको मजाक लग रहा होगा, नहीं 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 नहीं, आप समझो, मैं माल किसी और को पहुंचा सकता हूं, पैसा कोई और दे, ऐसा भी होता है धंधे में। धंधे में तो सब चीज मुमकिन है सर। तो धंधे का सिंपल सा बात, अगर जीटीए की सर्विस उसी को रिसिपिएंट माना जाएगा सर जो पैसा दे रहा है। हो सकता है सामान किसी और के पास छोड़ाया जाए, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सामान किसी और के पास छोड़वाए, पैसा कोई और दे? हो सकता है। सरकार बोली जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट है, जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात? जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट है। हो सकता है माल मैं उस आदमी के पास छोड़ के आऊं जो रजिस्टर्ड हो, और हो सकता है पैसा वो आदमी दे जो रजिस्टर्ड ना हो। देखो अब मैं ये एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूं, ये एक्सट्रीम केस है। अभी तक एग्जाम में एक्सट्रीम केस नहीं आया, आ गया तो क्या हाथ खड़ा थोड़ी कर दोगे वहां जाके? आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर देता है कि फ्रेट कौन पे कर रहा है। तो आप देख लेना सर, फ्रेट जो पे करेगा वही रिसिपिएंट है, फ्रेट जो पे करेगा वही रिसिपिएंट है, और रिसिपिएंट से डिसाइड करता हूं मैं कि वो 5% में रिवर्स चार्ज ले पाएगा कि नहीं। स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हुआ तो ही तो रिवर्स चार्ज ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। आ रही बात समझ? नहीं तो फिर एग्जाम पे जाएगा सर। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है सबके दिमाग में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट। ठीक, ये पहली कहानी खत्म हुई जीटीए वाले की। क्लियर हुआ सबको? आओ अगला। अगला दिया हुआ सर कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, डायरेक्टली प्रोवाइड करें, इनडायरेक्टली प्रोवाइड करें। लीगल सर्विस क्या होती है सर? सर एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस सब, या फिर रिप्रेजेंटेशन बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी। वकीलों का काम यही तो होता है। सरकार बोली वकीलों से हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे, हालांकि तो जीएसटी देगा कौन? सरकार बोली ये बताओ वकील किसको सर्विस दे रहा है? मैं बोला वर्धमान सर, वर्धमान सर को वकील सर्विस दे रहा है। सरकार बोली जा घर जा, जा घर जा, एग्जेम्प्ट है। मैं बोला वाह, वकील की सर्विस में टैक्स नहीं है? बोले नहीं है। ये क्यों क्यों वकील को क्यों छोड़े? सरकार बोली एक बात याद रख, वकील के पास लोग मजबूरी में जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि वकील खाली बैठा है, आज चल बैठ तू और मैं बैठ के ताश खेलें, लूडो खेलेंगे। वकील टाइम पास में कोई वकील के पास नहीं जाता, वकील के पास कोई फालतू फोकट नहीं जाता, और कोई वकील फालतू फोकट किसी को क्यों एडवाइस देगा फ्री में कोई चीज की? सरकार बोली ना ना, हम वकील से बात नहीं करेंगे। मैं बोला सर तो वकील किसको सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज है? सरकार बोली बिजनेस एंटिटी को। अगर वकील किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है
तो उस केस में रिवर्स चार्ज है। चाहे एक एडवोकेट, चाहे फर्म ऑफ एडवोकेट, चाहे सीनियर एडवोकेट। वकीलों में एक सीनियर एडवोकेट की भी कैटेगरी होती है। कभी आप लोग जाओ तो मतलब पापा लोग से पूछना, आप लोग तो अभी छोटे हो थोड़े से, पापा लोग से पूछना, दो टाइप के वकील होते हैं, एक सीनियर वकील और एक जूनियर वकील। जूनियर ये अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीनियर वकील अलग होते हैं सर। सीनियर वकील वो होते हैं जिन्हें 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें सीनियर वकील की कैटेगरी में डाला जाता है सर। ठीक है, तो वकील होते हैं सर, आप कभी वकील के मार्केट में जाओगे तो समझ आएगा सर कि सर दो टाइप के वकील है, सीनियर जूनियर। तो सरकार बोली एक वकील प्रोवाइड करे, फर्म ऑफ वकील प्रोवाइड करे, सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड करे, कोई भी प्रोवाइड करे। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज है। मैं बोला वर्तमान सर, बोले एग्जेम्प्ट। मैं बोला गवर्नमेंट को वकील की सर्विस लगी तो सरकार बोली है गवर्नमेंट को वकील की सर्विस, बोले मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया तो मैं नहीं कर सकता गवर्नमेंट के ऊपर केस? कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, सरकार बोली एग्जेम्प्ट। वहां बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। मैं बोला बिजनेस एंटिटी कहां? सरकार बोली लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया की बातें चल रही है, समझ आई बात? समझ आई बात? ये मैं आप लोगों को ये वाली जो सर्विस अभी अपन जितनी पढ़ रहे हैं ना सर, एक सर्विस भी आप लोग अगर भूल गए तो एग्जामिनेशन चैप्टर में आना ही मत क्लास। पूरा एग्जामिनेशन चैप्टर इस पे टिका हुआ है, एक एक सर्विस एग्जामिनेशन चैप्टर से कनेक्टेड है। मैंने आपको बोला ना जीटीए वाला सर्विसेज प्रोवाइड किया 5% में, और मान लो सामने वाला स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, उस केस में एग्जेम्प्ट है। ये मैं नहीं मन से फेंक रहा हूँ, एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ ना वकील वर्धमान सर को सर्विसेज दिया तो एग्जेम्प्ट है, ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ सर, एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में से। तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो एग्जामिनेशन नहीं आएगा, एग्जामिनेशन नहीं आएगा आईटीसी नहीं आएगा, आईटीसी नहीं आएगा 13 चैप्टर 11 चैप्टर कंप्यूटेशन, वो पेमेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, वो नहीं आएगा। 4 चैप्टर एक साथ नहीं बनेंगे। एक भी चैप्टर आप बीच में खा गए और ढंग से नहीं सुने तो, ये इतने बवाल है चैप्टर्स, इतनी गजब कनेक्टिविटी है इसकी। आ रही बात समझ? मैं अभी आप लोग को रिवर्स चार्ट पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बीच में ज्यादा एग्जामिशन नहीं घुसाऊंगा, पर जिस दिन एग्जामिशन घुसाऊंगा उस दिन पूरा रिवर्स चार्ट घुसा दूंगा। क्या बोला, समझ आया? अभी रिवर्स चार्ट पढ़ा रहा हूं, ज्यादा एग्जामिशन नहीं घुसाऊंगा, नहीं तो पूरा चैप्टर जिंदगी में खत्म ना हो, इतना बड़ा एग्जामिशन। पर जिस दिन एग्जामिशन पढ़ाऊंगा उस दिन रिवर्स चार्ट से कनेक्ट करके बताऊंगा, उस दिन आपको सब चीजें नोट करनी चाहिए। आ रही बात समझ? तो कुछ चीजें आज और कुछ चीजें उस टाइम नोट करनी होगी हमें, अभी नहीं, अभी टाइम है। अगला देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। मैं सरकार को बोला 1 मिनट, मैं तो पढ़ के आया हूं ट्रिब्यूनल की सर्विसेज शेड्यूल 3 में, फिर ये क्या बकवास है? सरकार बोली मेरे भाई भाई भाई, यहां पर समझ, यहां आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज। बिजनेस एंटिटी के अलावा है तो उस केस में शेड्यूल 3 जिंदा है। समझ आई बात? आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? अगला, ये तो बवाल मचा के बल रखा है सर, इसके लिए तो अभी अपन नोट्स बनाना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनर। स्पॉन्सरशिप समझते हो कि नहीं? आजकल तो आईपीएल में स्पॉन्सर, टाटा स्पॉन्सर था ना सर, आईपीएल का स्पॉन्सर, बहुत स्पॉन्सरशिप सर्विसेज होती है, बहुत कॉमन चीज है स्पॉन्सरशिप आजकल, तो बहुत कॉमन है। अभी ये क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था तो वो लोग मेरे पास आए थे, जैन वाले लोगों का टूर्नामेंट हुआ था तो मेरे पास आए थे कि सर आप आराम इंस्टीट्यूट का स्पॉन्सरशिप करवाओगे। बहुत कॉमन है स्पॉन्सरशिप सर्विस है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गरबा में नहीं देखियो कि गरबा के टिकट में नहीं देखियो स्पॉन्सर्ड बाय करके लिखा हुआ रहता है, एटी ज्वेलर्स, ये ज्वेलर्स, वो ज्वेलर्स, देखे नहीं हो? स्पॉन्सरशिप बहुत कॉमन है, एकदम कॉमन चीज है स्पॉन्सरशिप। सरकार बोली स्पॉन्सरशिप सर्विस दे कौन रहा है पहले ये बता। मतलब इससे फर्क पड़ता है? सरकार बोली डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी नहीं देनी चाहिए स्पॉन्सरशिप की सर्विस। कंपनी देगी तो फॉरवर्ड चार्ज है, कंपनी के अलावा कोई देगा तो एनी पर्सन में कवर होगा। और एनी पर्सन किसको दे रहा है?
अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है। मैं बोला क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। बोले नोट्स बनाते हैं, चलो लिखते हैं सर, नोट्स बनाएंगे इसके। मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा सर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अदरवाइज नहीं बोलता। स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्टार्ट करूं लिखना? एक बार लिखता हूं फिर समझा जरूर दूंगा, पहले लिख तो ले अपन। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पहले कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर पहला केस, एनी पर्सन अदर देन बीसी, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसको प्रोवाइड कर रहा है सर? सर पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहा है, तो सरकार बोली रिवर्स चार्ज है, सोचो ही मत। मैं बोला ओके क्लियर। सेकेंड केस, सर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंड वाला लिखा हूं ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को फॉरवर्ड चार्ज। तीसरा, सर कोई बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रही है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज। लिख रहे हो ना? नेक्स्ट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, सर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज। यहां चाहो तो पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकते हो। अब ठीक है, तो ध्यान दो। अब मैं आप लोगों को पुराना नहीं बताना चाहूंगा, कारण ये है पुराना बता के क्या करूंगा, आप फंसोगे। फिर भी सुन लो, इग्नोर कर देना, इग्नोर कर देना। सुन इसलिए लो क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कई बार कंफ्यूज करेगी आपको। क्या होता था, ध्यान से सुनना सर। पहले यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, 1 मिनट के लिए मैं इसको काट रहा हूँ, है ना, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। ये पहले नहीं था, तो यहां पर क्या होता था, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज होता था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मतलब अगर एक कंपनी भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी तो भी रिवर्स चार्ज होता था। आराम से समझो मेरी बात। जब ये एनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा था, मतलब एक कंपनी भी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी तो भी रिवर्स चार्ज होता था। अब आप मेरे को बताओ रिवर्स चार्ज लाने का फंडा क्या था अपना?
कि अपन छोटे लोगों को छोड़ लेते, बड़े लोगों को पकड़ना चाह रहे थे सर। तो सर एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी अगर किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रही है तो कंपनी छोटी होती है। तो अगर आप कंपनी को ही छोड़ दिए तो फिर ये रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट ही बेकार है। इसीलिए इन्होंने यहां पर डाला सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इन्होंने बोला ना ना भैया, आप सिंपल बात समझो, हमारा पर्पस था रिवर्स चार्ज में छोटे लोगों को बचाना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अब वर्धमान सर अगर किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वर्धमान सर अगर किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो सरकार बोली उस केस में रिवर्स चार्ज है, अगर सामने वाली बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है तो। पर अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रही है, जैसे टाटा कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विस, टाटा छोटी नहीं है यार, टाटा कंपनी क्या लगता है आपको छोटी है टाटा कंपनी? सीरियसली? तो सर सरकार बोली ये बड़ी बड़ी कंपनियों को मत छोड़ो रिवर्स चार्ज, ये बड़ी कंपनियों को खुद टैक्स पे करने दो, छोटे लोगों को छोड़ दो। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज कहा नहीं करी सर। सिर्फ एक केस है जहां पर रिवर्स चार्ज है, बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज है सर। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म को, तो रिवर्स चार्ज है। इसके अलावा कोई अगर एनी पर्सन है, मान लो वर्धमान सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं और जिसको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो भी एक इंडिविजुअल आदमी है, तो सरकार बोली अबे पागल है क्या, कोई रिवर्स नहीं है, फिर फॉरवर्ड है, क्योंकि दोनों ही छोटे हो। तो दोनों छोटे हो तो फिर फॉरवर्ड है भाई, एक छोटा एक बड़ा तो रिवर्स है। क्या बोला, समझ आया? एक छोटा एक बड़ा रिवर्स है, दोनों छोटे हो तो फिर फॉरवर्ड है भैया, जब दोनों ही बराबर हो तो। समझ आ रही बात? और सरकार बोली साले अगर दोनों ही बड़े हो तो भी फॉरवर्ड है, दोनों छोटे तो फॉरवर्ड, दोनों बड़े तो फॉरवर्ड, एक छोटा एक बड़ा तो रिवर्स। ऐसे याद रख सकते हो, दोनों बड़े फॉरवर्ड, दोनों छोटे फॉरवर्ड, एक बड़ा एक छोटा रिवर्स। क्या बोला, समझ आया? क्लियर हुआ है सबको? नहीं वो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है सर, बट इसको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबको? पक्का ये बैठा सबके दिमाग में? ये गवर्नमेंट वाली आज नहीं बताऊंगा, इसको रोकते हैं, इसको रोक देंगे, बाद में बताऊंगा। मैं आपको एक मस्त वाली पहले बताऊंगा, गवर्नमेंट वाली बाद में बताऊंगा। याद है इंश्योरेंस वाला था, मैंने आपको बोला था सर, क्या लगता है इंश्योरेंस एजेंट बड़ा है कि इंश्योरेंस बिजनेस बड़ा है? LIC छोटी नहीं है, LIC, एक्सिस, भारतीय एक्सा, बहुत सारे, रिलायंस का इंश्योरेंस आता है, बहुत सारी कंपनियों का इंश्योरेंस आता है। सर ये एजेंट छोटे लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है। सरकार बोली भाई इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में देगी। सर्विसेज कौन दे रहा है? एजेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है ना, एजेंट ही तो कस्टमर ढूंढ के ला रहा है ना, तो एजेंट सर्विस दे रहा है सर, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। सरकार बोली भैया ये इंश्योरेंस एजेंट जो है वो छोटा आदमी है, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे GST की, एजेंट को छोड़ देंगे, ये पे करेगा रिवर्स चार्ज, प्रोवाइडेड टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। समझ आया बात? अगला देखो, ये सिंपल है सर। क्या लगता है लोग बैंक से लोन लेके पैसा पूरा देते हैं? 100 में से 90 लोग तो देते ही है सर, 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा डुबाते हैं सर, मतलब जो जिनकी नीयत खराब होती है सर। तो फिर सरकार क्या करती है, ये बैंक्स क्या करते हैं? रिकवरी एजेंट भेजते हैं। तो सर अगर बैंक्स रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं तो सरकार बोली एक बात बताओ, रिकवरी एजेंट ने पैसा रिकवर करने की सर्विसेज दी बैंक को, तो बड़ा कौन है? बैंक की रिकवरी एजेंट? बैंक? अबे रिकवरी एजेंट छोटा सा एक आदमी होता है, बैंक बड़े होते हैं सर। आपको क्या लगता है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये सब छोटे हैं? पागल हो क्या भाई? सरकार बोली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC ये सब लोग बड़े हैं सर। सरकार बोली रिकवरी एजेंट की सर्विसेज है सर, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज है सर, रिवर्स चार्ज में बैंक देगा सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, ठीक है, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क टू अ म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर। ये क्या बकवास चल रहा है? सरकार बोली अरिजीत सिंह बड़ा है कि T सीरीज बड़ी है?
अरिजीत सिंह बड़ा है कि टी सीरीज बड़ी है? अरिजीत सिंह की टी सीरीज, टी सीरीज अरिजीत सिंह की कोई औकात नहीं है। अरिजीत सिंह जैसे 100 को खड़ा कर सकती है टी सीरीज। मजाक समझो टी सीरीज को, पागल हो क्या भाई? यही बोला था। पागल है क्या भाई? टी सीरीज बहुत बड़ी है, छोटी मोटी मत समझो टी सीरीज को। पागल हो क्या भाई? अरिजीत सिंह उसके नखुन पे नहीं है, 100 अरिजीत सिंह खड़ी कर सकती है टी सीरीज। अभी टी सीरीज को मजाक मत समझो सर, बहुत बड़ी टी सीरीज, आप सोच भी नहीं सकते। आज का होमवर्क जाके चेक कर लेना, टी सीरीज की नेटवर्क और अरिजीत सिंह की नेटवर्क, उसका 1% है वो, समझ रहे हो? तो सरकार बोली भैया अरिजीत सिंह छोटा है, उसने सर्विसेज दी है टी सीरीज को गाना गाने की। टी सीरीज से बात करेंगे हम जीएसटी की। अरिजीत सिंह छोटा है सर, समझ आ रहा है? म्यूजिक कंपनी सर, प्रोड्यूसर, ये जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं वो लोग बड़े होते हैं सर, प्रोड्यूसर बड़ा होता है सर, प्रोड्यूसर कंपनी बड़ी होती है सर, छोटा होता है। आप मेरे को एक बात बताओ, जब शाहरुख खान एक मूवी का 25 करोड़ ले रहा है, तो 25 करोड़ देने वाला बड़ा आदमी है कि 25 करोड़ लेने वाला बड़ा आदमी है? देने वाला। वो आदमी अगर 25 देने को तैयार है तो कमा भी तो 100-200 करोड़ रहा होगा, तब तो 25 देने को तैयार होगा। तो प्रोड्यूसर बड़े हैं सर, समझ आया? बैठा दिमाग में? अरे समझ आया, क्लियर हुआ ये सबको? पक्का? तो हम बोले सर ये म्यूजिक कंपनी का प्रोड्यूसर देंगे, इन लोग देंगे, इन लोग बड़े लोग हैं। इवन इन केस ऑफ आर्टिस्ट, कोई भी अगर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट छोटा होता है, बट अगर वो किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज तो कंपनी बड़ी होती है सर। आर्टिस्ट तो छोटा आदमी है सर, आर्टिस्ट कितना ही बड़ा होगा सर, समझ आ रही बात? एक एक्टर कितना ही ले लेगा एक मूवी का? 100 करोड़ बस, इतना ही तो ले लेगा ना। एक प्रोड्यूसर एक पिक्चर बनाता है, जो 100 करोड़ दे रहा होगा एक एक्टर को, तो पिक्चर भी तो 300 करोड़ की होगी। तो प्रोड्यूसर छोटा आदमी है? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर बड़ा है सर, प्रोड्यूसर देगा रिवर्स चार्ज में। समझ आई बात? क्लियर हुआ? अगला, मान लो वर्धमान सर को अपनी बुक पब्लिश करानी थी। वर्धमान सर ऑथर, अपनी बुक के कंपाइलर मेरा है, कॉम्पैक्ट मेरा है, मेरी बुक, ठीक। तो वर्धमान सर बोले वो अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, तो एक पब्लिशर के पास गए, पब्लिशर समझते हो ना, जो बुक पब्लिश कर, पब्लिशर के पास गए, पब्लिशर को बोले भाई मेरी बुक पब्लिश कर दो, अब मैं आपके थ्रू पब्लिश करवाऊंगा। आप मेरे को ये बताओ, मैं बड़ा आदमी कि पब्लिशर बड़ा आदमी? पब्लिशर। अबे पब्लिशर छोटा मोटा समझ के रखे हो क्या तुम लोग के 12th का जो टीएस अग्रवाल है, पब्लिशर सुने हो ना, बीके ओरी, पूनम गांधी, पब्लिशर छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये पब्लिशर्स, बहुत बड़े होते हैं पब्लिशर। ऑथर छोटा आदमी होता है। सरकार बोली ऑथर छोटा है, सरकार बोली ऑथर नहीं पे करेगा, पब्लिशर पे करेगा रिवर्स चार्ज में। पर मान लो वर्धमान सर बोले अबे ओ मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ साले, मैं वैसे भी लेक्चर सेल करता हूँ, मेरे लेक्चर भी अच्छे खासे बिकते हैं और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। पब्लिशर बोला ओके मैं क्या करूँ? बोले नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं रिवर्स चार्ज नहीं चलना चाहता, मैं फॉरवर्ड में चलना चाहता हूँ। तो पब्लिशर बोला अबे तेरे को फॉरवर्ड में क्यों चलना है साले, जब तेरा काम मैं करके दे रहा हूँ तो तेरे को फॉरवर्ड में क्यों चलना है? बोले मेरे को फॉरवर्ड में इसलिए चलना है, पीछे क्रेडिट पड़ी हुई है मेरे पास, अबे आउटपुट टैक्स होगा तब तो क्रेडिट एडजस्ट करूंगा, टैक्स ही नहीं होगा तो क्रेडिट कैसे एडजस्ट करूंगा? तो पब्लिशर बोला जा ओके। तो अगर कोई ऑथर चाहे तो पब्लिशर को ये बोल सकता है कि मैं खुद फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता हूं, पर इसके लिए उसको इंटीमेट करना पड़ेगा सर, उसे पहले बताना पड़ेगा सर। किसको? ऑथर को बताना पड़ेगा। किसको? पब्लिशर को, कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज, नहीं तो पब्लिशर को कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड चार्ज चल रहे हो? ठीक है, आया समझ? तो अगर ऑथर ने रजिस्ट्रेशन लिए तो उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि सर मैं फॉरवर्ड चार्ज चलना चाहता हूं, और ये अगर आप ऑप्शन लोगे तो ये वैलिड रहेगा, जिस दिन से आप ऑप्शन लोगे 1 साल तक वैलिड रहेगा। समझ आई कहानी? बैठा है सबके दिमाग में? क्लियर हुआ? अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।